हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत यादव और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 12th की फिजिक्स एक नए सिरे से। तो प्यारे दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको शुरू से मेरे लेक्चर को देखना है और अच्छे से अपनी फिजिक्स को तैयार कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने पिछले वीडियो में मेरा देखा और मैंने उसमें शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया था। तो मैंने आपसे बार बार उस वीडियो में बोला था कि मैं आपको डिटेल वीडियो लाने वाला हूं, तो वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ प्यारे दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। और रही बात नोट्स की, तो जब मैं बोर्ड से हटता हूं दोस्तों, तो आप अपने इस कि मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्योंकि दोस्तों वही नोट्स सबसे बेटर होते हैं जो आप अपने हाथ से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक नहीं देखेंगे प्यारे दोस्तों तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यदि दोस्तों हम देखें तो हमें जो फिजिक्स 12th की पढ़ना है वो तो है दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम ने बोर्ड ने हमारे एनसीईआरटी को लॉन्च किया है, जिसमें हमें पढ़ना होता है। तो अब यदि देखा जाए प्यारे दोस्तों, तो एनसीईआरटी हमारे दो भाग में बुक बना गया है, फर्स्ट और सेकंड। तो यदि मैं फर्स्ट बुक की बात करूं, तो फर्स्ट बुक में हमें पढ़ना है विद्युत के बारे में। और ये विद्युत की प्यारे मित्रों दो भागों में रहता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह से चलने वाला हूँ कि आपके काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स बोर्ड से क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आप अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो विद्युत की है प्यारे मित्रों, यहाँ मैंने आपको एक डायरेक्शन देखने के लिए दे दिया है, लिख दिया है, ताकि आप समझ पाओ कि हमें चैप्टर को पढ़ना किस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें विद्युत के अंतर्गत पढ़ना है स्थिर विद्युत की, और दूसरा पढ़ना है गतिज विद्युत की। प्यारे मित्रों, स्थिर विद्युत में क्या होता है कि स्थिर आवेश का अध्ययन यानी रुके हुए आवेश का अध्ययन हमें करना है। और उसके बाद हमें गतिज विद्युत में क्या करना है, गतिमान आवेश का अध्ययन करना है। अब इन दोनों के गुण के आधार पर चैप्टर्स को बांट दिया गया है। आप देख सकते हैं हमें जो चैप्टर पढ़ना है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र स्थिर विद्युत में पढ़ना है, और दूसरा चैप्टर पढ़ना है हमें विद्युत विभव एवं धारिता। अब बात कर ले गतिज विद्युत में, तो हमें पढ़ना है विद्युत धारा। जब आवेश चलने लगेगा तो हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे, इसी में चैप्टर आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसे पढ़ेंगे, और प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग। और इस प्रकार हमारा फर्स्ट फिजिक्स खत्म हो जाएगा। प्यारे मित्रों, मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स को समझ पाएँ कि हमें पढ़ना किस प्रकार है। अब बात कर ले सेकंड में, तो सेकंड में आ जाता है ऑप्टिक्स, जिसे आप प्रकाशिकी कहते हो। उसके बाद उसमें हम दो चैप्टर्स पढ़ते हैं, दो भाग में, क्या है, रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। और उसके बाद दोस्तों आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स। इस प्रकार हमारा पूरा फिजिक्स होता है समाप्त। तो इस प्रकार हमें पढ़ना है। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ पहले चैप्टर पे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो आप देख सकते हैं चैप्टर 1 हमारा है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो यार वैद्युत क्षेत्र तक तो पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, और उसमें दोस्तों अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बेसिक के बारे में जानना है, जो कि हमारा फर्स्ट हेडिंग है वैद्युत आवेश। तो यार मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अभी तो लग रहा होगा ये बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अभी बोल कर रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपको देखने में यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे आवाज़ को सुनकर नोट कर लीजिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं वैद्युत आवेश एवं को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये पदार्थ का आंतरिक गुण है। यदि हम वैद्युत आवेश की बात करें तो पदार्थ का ये क्या है बच्चों, आंतरिक गुण है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं इसे कि पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से वह अपने पास रखी किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, यानी वैद्युत आवेश कहते हैं। तो अब यहाँ एक बात आती है प्यारे दोस्तों कि आवेश, यहाँ से एक लाइन में निकल कर आया कि आवेश एक प्रकार का गुण है जो कि किसी वस्तु के अंदर विद्यमान रहता है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं विशेष की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आवेश के बारे में कुछ चीज़ें लिख कर रखा है जो आपको बहुविकल्पी में काम देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह एक अदिश राशि है,
और उसके बाद दूसरी बात करें तो इसका मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड अथवा कूलाम है। उसके बाद इसके बड़े मात्रक की बात कर ले कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और यहाँ हम बात करें तो एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, तो 96,500 कूलाम। और उसके बाद दोस्तों इसका एक अन्य मात्रक है ESU, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसे आप शॉर्टकट में स्टेट कूलाम बोल सकते हो। तो यहाँ एक ESU बराबर होता है 1/3 × 10⁹ कूलाम। अब ऐसे ऐसे करके यदि हम आवेश की मात्रक का लिस्ट बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलाम। एक मिनट, एम्पियर इंटू सेकेंड का मतलब क्या है दोस्तों, तो आपने कक्षा 10 में एक ये फार्मूला पढ़ा होगा I = Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम यहाँ से आवेश को निकालना चाहें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T। तो यहाँ से विद्युत धारा का होगा एम्पियर और समय का होगा सेकेंड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आवेश का एक मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, या उसी को हम लिख सकते हैं कूलाम। अब यहाँ फैराडे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। और यहाँ पे दिया मैंने एक ESU, तो इसमें क्या होता है 1/3 × 10⁹ कूलाम। और यहाँ पे एक EMU दिया। और हाँ, इसका फुल फॉर्म यदि आपको जानना हो तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, उसमें 10 कूलाम होते हैं। और उसके बाद आवेश का एक छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन। अब बात कर लेते हैं आंकिक हल के लिए मात्रक। तो आप कहेंगे सर जी कितना मात्रक आप बता दे रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों घबराइए नहीं। जब भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, हो सकता है न्यूमेरिकल में ऐसे मात्रक दिए हों, तो आपको क्या करना होगा, आपको कूलाम में चेंज कर लेना होगा। यदि मिली कूलाम मिला तो आप उसको 10⁻³ कूलाम लिख सकते हैं। अगर माइक्रो कूलाम मिला तो आप उसको 10⁻⁶ कूलाम लिख लीजिएगा। अगर नैनो कूलाम मिला तो आप 10⁻⁹ और पिको कूलाम मिला तो 10⁻12 कूलाम। तो अगर दोस्तों मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब न्यूमेरिकल मिले तो आप कंफ्यूज ना हो। उस न्यूमेरिकल में ऐसे वैल्यू को रखकर आप अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इसके आगे के टॉपिक को बताता हूँ। चलिए दोस्तों, आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं आगे लिख चुका हूँ आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार की यदि बात करें दोस्तों, तो आवेश 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा धनावेश और दूसरा होता है हमारा ऋणावेश। धनावेश की जब बात क्या होती है दोस्तों, कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनावेश आता है, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ऋणावेश। तो आपने देखा होगा जब मैंने अपना शॉर्ट वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इसकी जो भी है डिटेल चर्चा मैं जब फुल कोर्स पढ़ाने लगूंगा तो उसमें ज़रूर बताऊंगा। तो अभी आपको मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ, तब तक आप आगे पढ़िए। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर अब यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश की बात कर लिए हैं तो यहाँ एक नोट पॉइंट यहीं पढ़ लेते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब प्यारे दोस्तों, यदि प्लस और प्लस समीप लाया जाएगा तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और माइनस यदि पास में आएंगे तो भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यदि प्यारे दोस्तों अगर हम प्लस और एक माइनस की बात करें तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, और यहाँ चाहे पहले माइनस कर दें बाद में प्लस करें तो भी दोनों एक दूसरे को आकर्षित ही करेंगे। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो प्यारे दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा आवेश का इतिहास बताना चाहूँगा। तो दोस्तों आपको आवेश के इतिहास में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ था कि यूनान के एक महान दार्शनिक थैल्स थे। ये लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है दोस्तों। इन्होंने क्या किया, पहले अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली के खाल से रगड़ा। तो इन्होंने कुछ निष्कर्ष देखा कि ये जो होते थे हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगे अंबर नामक पदार्थ। और दोस्तों इसी प्रयोग को लगभग 2500 साल बाद इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने भी इसी प्रयोग को दोहराया। इन्होंने क्या किया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, और इन्होंने भी पाया कि ये जो है हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। और प्यारे दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन जब आए तो ये ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बता दिया कि कांच की छड़ पर धनावेश है और अंबर नामक पदार्थ पर ऋणावेश। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात करें
थैल्स की और विलियम गिलबर्ट की, तो ये केवल प्रयोग किए थे। इन्होंने नहीं बताया था कि अंबर नामक पदार्थ पर कैसा आवेश है, इन्होंने नहीं बताया कि कांच की छड़ पर कैसा आवेश है, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया कि कांच की छड़ पर हमारा धनावेश है और अंबर नामक पदार्थ पर ऋणावेश। तो ऐसा कैसे मान लिया गया प्यारे दोस्तों कि कांच पर की छड़ पर ही धनावेश है, ये कैसे हुआ, इस पर भी क्वेश्चन उठा। तो इसके लिए प्यारे दोस्तों मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। वो पढ़ते ही दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों मैं चलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर। चलिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक चैप्टर में ज़रूर लागू होता है। तो प्यारे दोस्तों ये एकदम बेसिक है, जैसे आप ABCD पढ़ते हो वैसे, और उसका यूज आप किसी वर्ड को बनाने में करते हो। तो प्यारे दोस्तों ये पूरे चैप्टर को समझने के लिए आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बहुत ही आवश्यक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। तो आपको मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ प्यारे दोस्तों क्योंकि ये आपको यदि पता है तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है क्या, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। अब यदि आप इसका फील लेना चाहें प्यारे दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि आप एक चुटकी आटा लीजिए और उसको हवा में से उछाल दीजिए, तो उसमें का उपस्थित एक कण की यदि आप बात करो तो आप परमाणु एज्यूम कर सकते हो। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हूँ प्यारे दोस्तों, वैसे परमाणु को देखा नहीं जा सकता। तो अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों दूसरे टॉपिक की। तो है यहाँ पे परमाणु के भीतर एक सूक्ष्म भाग है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसे नाभिक कहते हैं। मतलब दोस्तों परमाणु खुद इतना छोटा है और उसके अंदर भी एक सूक्ष्म भाग है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्यारे दोस्तों उसको हम लोगों ने नाम दिया, यानी वैज्ञानिकों ने नाम दिया नाभिक। अब तीसरे पॉइंट की बात करें, जबकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये क्या बात हुई भाई, मतलब ये हुआ हमारा छोटा सा नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसके चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है जिसमें इलेक्ट्रॉन भैया चक्कर लगा रहे हैं। ये बात भी समझ में आ गई सर। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो यहाँ पे है दोस्तों प्रोटॉन पॉजिटिव यानी धनावेशित, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी ऋणावेशित तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ दिया है प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, यानी जो प्रोटॉन भैया हैं और इलेक्ट्रॉन भैया हैं कह रहा है संख्या में बराबर होते हैं, यानी ये दोनों इक्वल होते हैं प्यारे बच्चों, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं परंतु चिन्ह में विपरीत होते हैं। अब ये क्या हुई भाई, इसका मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। अब कह रहे हैं यही कारण है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश शून्य होता है। यदि प्यारे दोस्तों हम एक बात करें कि क्या इस समय मार्कर पर आवेश आपको दिखाई देगा, मतलब आपको महसूस होगा, नहीं, क्योंकि अभी इस पर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। लेकिन जब आप आगे पॉइंट में पढ़ोगे, मैं क्या बता दूं पहले, आप देख सकते हैं यहाँ पे किया गया है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से रगड़ी जाती है तो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, यानी प्यारे दोस्तों अभी आपने देखा नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है, तो सबसे बाहरी कक्षा में मान लेते हैं यहाँ का इलेक्ट्रॉन घर्षण से ऊर्जा पाकर कक्षा से बाहर निकल जाता है, यानी कक्षा से बाहर निकलकर दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाता है जिससे आप जो वस्तु को रगड़ रहे हो। अब ये क्या बात हुई आपको मैं बता दूं प्यारे दोस्तों कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इस कक्षा में घूमने के लिए उसके पास एक सीमित ऊर्जा होती है। अब आप किसी को उसकी सीमित ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो क्या वो शांति से बैठेगा, वो सीधा आपको परेशान करने लगेगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं प्यारे दोस्तों कि आप छोटे से बच्चे को कुछ रुपए दे दीजिए,
तो क्या वो घर पर टिकेगा? वो सीधा दुकान पर भागेगा। मैंने पैसे का एग्जांपल इसलिए लिया प्यारे दोस्तों क्योंकि आज के ज़माने में पैसा ही एनर्जी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि घर्षण से ऊर्जा पाया, मतलब यदि आप किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ रहे हो तो क्या होगा, घर्षण में ऊष्मा उत्पन्न होगा, जिससे वो कक्षा का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो घर्षण से ऊर्जा पाएगा और जिस वस्तु से रगड़ रहे हैं दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ दिया गया, इस प्रकार जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं वो धनावेशित तथा जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं ऋणावेशित हो जाती हैं। यहीं पे छुपा हुआ है बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग का एक्सप्लेनेशन, और यहीं से प्यारे दोस्तों उन्होंने यहाँ से नकल किया और वहाँ अकल लगाया। यानी प्यारे दोस्तों उन्होंने बताया कि जब अंबर नामक लकड़ी को बिल्ली की खाल से रगड़ा जा रहा था तो बिल्ली के खाल से जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल कर अंबर की लकड़ी में चला गया, जिससे उन्होंने बता दिया कि अंबर की लकड़ी पर क्या है, ऋणावेशित, और बिल्ली की खाल धनावेशित हुई। और यही बात आई कांच की छड़ और रेशम में। तो उन्होंने बताया जब कांच को रेशम से रगड़ा जा रहा था तो हुआ क्या प्यारे दोस्तों कि कांच से जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल कर रेशम में चला गया। तो अभी मैंने ये बताया कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं वो धनावेशित तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, और अभी मैंने वहाँ पे ये बात भी बताया, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे ही धनावेशित और ऋणावेशित का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उन्होंने क्या किया प्यारे दोस्तों, अंबर और अंबर की लकड़ी दोनों को पास पास लाकर देखा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। भैया करेंगे ही, क्यों करेंगी? क्योंकि दोनों एक ही वस्तु से रगड़ के आई हुई हैं और दोनों एक ही प्रकृति के पदार्थ हैं, इसलिए दोनों पर आवेश सेम था। ऐसे ही उन्होंने कांच पर भी किया तो कांच भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब कि दोस्तों प्रतिकर्षित कर दिया। तो हुआ क्या, अब एक अंबर की लकड़ी लाया गया और एक कांच की छड़, और दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लिए। इसलिए उन्होंने यहाँ बता दिया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखा है प्यारे दोस्तों। यहाँ दिया गया है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। भैया प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दिया गया? तो आपका जवाब होगा, प्रोटॉन नाभिक में स्थित रहता है और वो गति नहीं करता है प्यारे दोस्तों, इसलिए इलेक्ट्रॉन आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ऊर्जा पाकर कक्षा का से बाहर जाएगी और दूसरे वस्तु में प्रवेश करेगी। आई होप आपकी इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आप आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को अच्छे से रिवीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब वैद्युत धारा चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए प्यारे दोस्तों, तो आगे हमें पढ़ना है आवेशों के गुण। तो उससे पहले प्यारे दोस्तों हम पढ़ लेते हैं मूल आवेश, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जब हम आवेशों के गुण पढ़ने लगेंगे तो उसमें मूल आवेश की बहुत आवश्यकता होगी, जिससे कि हम आवेश का क्वांटीकरण पढ़ेंगे उसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, प्रकृति में पाए जाने वाले सूक्ष्मतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। यानी हमारा जो नेचर है उसमें यदि छोटा से छोटा आवेश की बात करें तो वो हमारा है मूल आवेश। या आप इसे दूसरे शब्दों में डिफाइन कर सकते हो कि वह छोटे से छोटा आवेश जो स्थायी होता है, इसका मतलब जो फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं है प्यारे दोस्तों, उसे हम मूल आवेश कहते हैं। यानी मूल आवेश का मान फिक्स रहेगा। अब यहाँ मैंने उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा है। आप देख सकते हैं कि मूल आवेश को सिंपली ई से लिखते हैं, मतलब उसे दर्शाते ई से हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों, अगर हम मूल आवेश के मान की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। इसका मतलब आवेश का इतना मान होता है मूल आवेश का। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, किसी भी वस्तु पर मूल आवेश से छोटा मान संभव नहीं है। वो तेरी की, इसका मतलब अगर छोटे से छोटा आवेश है, इसका मतलब हम मूल आवेश के मान के बराबर ही लिख सकते हैं। किसी वस्तु पर इससे छोटी वैल्यू
नहीं आएगी, इससे छोटा आवेश नहीं पाया जाएगा। और उसके बाद प्यारे दोस्तों हमारा है मूल आवेश की खोज 1910 ईस्वी में मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। वाह, मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने मूल आवेश की खोज की और दोस्तों मूल आवेश का ही यूज करके इन्होंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो माइनस का ई होता है। मतलब आप जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है मूल आवेश को लिख लीजिए, उसके आगे माइनस लगा दीजिए। और दोस्तों प्रोटॉन पर आवेश की बात यदि आए तो प्लस का ई होता है, यानी मूल आवेश लिख लीजिए, मूल आवेश का मान और उसके आगे प्लस लगा देंगे तो प्रोटॉन पर आवेश की बात आ जाएगी। इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो सेम होता है लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत होती है, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और यहीं पे बात कर लेते हैं अल्फा कण पर। तो अल्फा कण पर आवेश जो होता है प्यारे दोस्तों +2e होता है। और इसमें दोस्तों यहाँ भी e का मान यदि हम रखते तो फाइनली हमारा निकल कर आता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। यदि आपके दिमाग में चल रहा हो प्यारे दोस्तों कि अल्फा कण क्या है, तो मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँगा कि हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। प्यारे दोस्तों आप यहाँ तक डेफिनेशन जानिए, क्योंकि इसके डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं ले चलता हूँ आपको अगले टॉपिक पर। चलिए प्यारे दोस्तों, तो फाइनली अब हम आ गए हैं अपने आवेश के गुण के बारे में। तो आप देख सकते हैं आवेश के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्यारे दोस्तों ये टॉपिक तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था आवेशों के प्रकार में। तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो कह रहा है यहाँ पे एक आवेशित वस्तु सदैव उदासीन वस्तु को आकर्षित करती है। अब आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है भैया कि एक आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसमें हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि जब कांच के स्केल को आप सूखे बालों में रगड़ते थे तो वह कागज़ के छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता था। तो आपने कभी सोचा था क्या कागज़ पे कोई आवेश था? नहीं ना प्यारे दोस्तों, कैसे पता? कागज़ पे तो कुछ भी आवेश नहीं है, फिर भी वो आकर्षित हो रहा है। इसका मतलब प्यारे दोस्तों एक आवेशित वस्तु, यदि कोई भी आवेशित वस्तु है तो सदैव उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, खचाक से खींच लेगी। और उसके बाद प्यारे दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए मैंने एक नीचे और टॉपिक लिखा है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। कह रहा है आवेशन का सही प्रमाण प्रतिकर्षण बल है न कि आकर्षण। यदि आप देखेंगे, अगर आप इस लाइन को अच्छे से समझ गए होंगे तो ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यदि हम पता करना चाहें कि दो वस्तुएं आवेशित है कि नहीं तो आपको जो है प्रतिकर्षण बल फील होना चाहिए। इसका मतलब आपको ये दिखना चाहिए कि यदि दो वस्तुएं आपस में प्रतिकर्षित हो रही हैं तो आप 100% बोल सकते हो कि दोनों वस्तुएं आवेशित हैं और दोनों पर सेम चार्जेज हैं, क्योंकि प्रतिकर्षित तभी होंगी ना जब दोनों पर सेम चार्जेज हो। लेकिन अगर आकर्षित करें तो दो विरोधाभास हो सकता है। मान लीजिए कि आप ये मार्कर लाए और इस पर क्या है, धनावेश है। अब ये गया किसी वस्तु को, दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचने लगा, तो अब आप क्या बोल सकते हो? क्योंकि यहाँ ये लाइन बता रहा है कि एक आवेशित वस्तु सदैव उदासीन वस्तु को आकर्षित करते हैं, मतलब जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है उसको खींच लेगा। तो इस पर तो उदासीन भी आप बोल सकते हो। अगर ये इधर आ रहा है इसकी तरफ, ये धनावेशित है, तो आप ऋणावेशित भी बोल सकते हो। इसका मतलब दो प्यारे दोस्तों, इसमें अगर हम आवेशन का सही प्रमाण जानना चाहें तो हमारा से मतलब कि खुला, मतलब कि एकदम फिक्स आंसर है कि आप बोल सकते हो कि प्रतिकर्षण बल होगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि दोनों पर आवेश हैं। अन्यथा आकर्षण होगा तो 100% आप नहीं बोल सकते हो। तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सब प्रॉपर्टीज़ हैं, आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दिया गया है आवेशों की योज्यता। यह क्या है भैया? तो आइए आपको ये भी सिखाते हैं। कह रहा है प्रत्येक आवेश अपने चिन्ह के साथ जोड़ दिए जाते हैं, इस गुण को आवेशों की योज्यता कहते हैं। प्यारे दोस्तों यदि आपको आवेश मिले, प्लस में मिले, माइनस में मिले, तो सबको उनके चिन्ह के साथ जोड़ दीजिए, उनके चिन्ह के साथ जोड़ दीजिए, उनके चिन्ह के साथ। बाद में ब्रैकेट खोल लीजिएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको
आपको गुणा की प्रॉपर्टीज़ तो पता ही होगा, आप इतने भी कमज़ोर तो नहीं होंगे मैथ में। तो अब यहाँ पे आता है हमारा अगला लाइन, ये आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है न कि प्रोटॉन। यदि आप इसे पढ़े होंगे, आपने अभी देखा, हम लोगों ने पढ़ा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। उसमें आपने देखा था किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता था, इलेक्ट्रॉन आता था, तो वस्तु में आवेशित हो जाती थी। मैंने बताया था जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है वो धनावेशित और जिस वस्तु पर आती है वो ऋणावेशित। इसका मतलब यदि आवेशन का उत्तरदायी कोई है, आवेशन के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही आएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। प्रोटॉन तो अपने नाभिक में चुप मार कर बैठा रहेगा बेचारा। अब यहाँ चलते हैं हम, आवेश का मान वेग या गति पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्यारे दोस्तों कि गति करने पर आवेश का मान नहीं बदलता है। कैसे? अब आप बताइए, कोई खुरचाली बच्चा है, यदि वो गति करने लगे तो क्या उसके अंदर का जो गुण है खुरचालीपना वो मिट जाएगा, बदल जाएगा? नहीं ना। तो वैसे ही आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण है। जब वो गति कर रहा है वस्तु, तो उसके अंदर का गुण तो नहीं बदलने वाला है ना। इसका मतलब गति करने पर आवेश का मान नहीं बदलता है। अब हमारा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम, जो कि हम आवेश के गुण के ही बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ हेडिंग के तौर पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आवेशों को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये सही बात है भैया। क्या आपने कोई आवेश बनाया है क्या? हाँ भाई, उत्पन्न करने की बात करोगे तो आप किसी को रगड़ कर उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन नया नहीं बना सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं, ना तो बनाया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल स्थानांतरण संभव है। मैंने बताया था प्यारे दोस्तों, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन घर्षण से ऊर्जा पाकर वह दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। तो क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि इसका केवल स्थानांतरण संभव है। इलेक्ट्रॉन के जाने से धनावेशित हो गई वस्तु, इलेक्ट्रॉन के आने से ऋणावेशित हो जाती थी वस्तु। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक लाइन में और बात बोल सकते हो आप, किसी अकेले निकाय का यानी तन्हाई में रहने वाले निकाय का संपूर्ण आवेश नियत होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता है। वो भी आवेश संरक्षण के नियम में ही आता है ये लाइन। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको इसी का एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। 1 2 3। आई होप प्यारे दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे मिटाता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए प्यारे दोस्तों, आपके पास एक बक्सा है जिसमें +8 माइक्रोकूलाम दिया गया है, +5 माइक्रोकूलाम दिया गया है और -2 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है, या कूलाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इस बक्से को हमने झुम 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 करके हिला दिया। अब क्या होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ बॉक्स में जो आवेश थे वो अलग अलग हो गए। अब मान लेते हैं इस पर 7 हो गया, हो सकता है +6 कूलाम हो गया मान लेते हैं, और यहाँ पे हो गया +4 हो गया। और उसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ, तो इस गोले पर क्या होगा? तो अब आपसे पूछा गया कि प्यारे दोस्तों कि ये है एक बक्सा जिस पर +8 कूलाम और 5 कूलाम और -2 कूलाम के आवेश हैं। जब इसी बक्से को हिला दिया गया, कुछ किया नहीं गया है, तो आवेश का मान बट गया। तो इस पर कितना आवेश होगा? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल चार्ज क्या होता है, नियत होता है। तो हम करेंगे क्या प्यारे दोस्तों, Q1 + Q2 + Q3 = Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। क्योंकि प्यारे दोस्तों ये जब हिलाया गया है इसे, तो क्या हुआ, इस पर आवेश का मान अलग अलग हो गया है, इसलिए हम डैश 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 दर्शा दिए। तो आप देख सकते हैं Q1 पे +8 प्लस Q2 पे 5 प्लस यहाँ होगा दोस्तों -2, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो डायरेक्ट -2 लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने आवेशों की योज्यता पढ़ लिया है। और यहाँ पे प्लस Q1 डैश का मान +6 और Q2 डैश का मान +4 और Q3 डैश का नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 5 हुआ 13 -2, और यहाँ पे हुआ 6 4 10 प्लस Q3 डैश। यहाँ पे 13 में से 2 गया प्यारे बच्चों 11, और यहाँ पे हुआ 10 - 10 प्लस Q3 डैश। अब जब 11 में से 10 जाएगा प्यारे दोस्तों तो क्या हो जाएगा
सॉरी इधर 10 को ला दिए तो ये हुआ हमारा Q3 डैश, और घटाएंगे तो क्या आएगा +1 बराबर Q3 डैश। आई होप आप समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों। यदि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको पूरा जोड़कर देख लीजिए और इधर देख लीजिए दोनों इक्वल है कि नहीं। आप देख सकते हैं 8 और 5 होगा 13, 13 में से 2 जाएगा कितना आएगा 11 आएगा, और यहाँ 6 और 4 10, और 10 में 1 जोड़ दोगे 11। इसका मतलब हमारा टोटल चार्ज नियत है प्यारे दोस्तों। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे दोस्तों, बस आप देखिए कि पहले जो था उस पर जितने आवेश हैं जोड़ दीजिए, बाद में जितने हैं उस पर भी आवेश जोड़ दीजिए। इस पर तो पता नहीं था तो हम लोगों ने ऐसे निकाल कर लगा लिया, क्योंकि हमें एक लाइन पता है, किसी अकेले निकाय का संपूर्ण आवेश नियत होता है। वही बक्सा था, बस इसे हिला दिया गया तो ऐसा हो गया था। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर है। तो प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ आवेश के क्वांटीकरण पर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। तो प्यारे दोस्तों अब हमारा है लास्ट गुण आवेशों का आवेश का क्वांटीकरण। प्यारे दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें इसी के आधार पर न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस पर आधारित सवाल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है आवेश एक निश्चित मात्रा में ही विद्यमान होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यही है कि आवेश जो है हमारा उसका एक फिक्स अमाउंट के रूप में ही पाया जाता है। यदि हम आगे पढ़ें तो हम इसको डिटेल में जान सकते हैं कि आवेशों को मन चाहे ढंग से नहीं बांटा जा सकता है। यदि आप चाहो कि अपने मन से 1.5, 2.5, 5.5, 4.5 ऐसे बांट ले तो ऐसा संभव नहीं है, अपने मन से नहीं बांटा जा सकता है। यह मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। अब मूल आवेश क्या है मत पूछिएगा, नहीं तो मैं अभी वीडियो बंद कर दूंगा। अरे सर क्यों वीडियो बंद करेंगे, ऐसा तो आपने बताया है। इसीलिए तो प्यारे बच्चों मैंने आपको मूल आवेश के बारे में पहले ही बता दिया था कि यह मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आई होप आपको ये लैंग्वेज समझ में आया होगा। और नीचे मैंने एग्जांपल दिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि +E +2E मिलेगा आपको, +3E मिलेगा, +4E। आप ऐसे डैश डैश करते जाएंगे तो आप NE इलेक्ट्रॉन तक ले सकते हो। यानी N क्या है आपका एक पूर्णांक है प्यारे दोस्तों, पूरा अंक है। कहीं भी 4.5E नहीं मिलेगा, कभी भी आपको 4/3E नहीं मिलेगा। भिन्नात्मक भी नहीं होगा, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो अपूर्णांक ही मिलने वाला है, दशमलव में आएगा प्यारे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन कभी भी, एक बात और याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन कभी भी भिन्नात्मक स्थानांतरित आप लिख लीजिएगा प्यारे दोस्तों। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं कहेंगे सर जी लिखने नहीं आ रहा है। स्थानांतरित नहीं होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं +E पा सकते हैं, +2E, +3E, +4E, डैश 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 +NE। ऐसे ही -E, -2E, -3E, -4E मिलेगा, डैश 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 आप -NE तक पाएंगे। लेकिन कभी भी 4.5 या 4/3, 5/3E कभी भी ऐसा मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है प्यारे दोस्तों कि Q = ±NI, जहाँ Q हमारा क्या है आवेश है और N क्या है हमारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो कि एक पूर्णांक है। और उसके बाद दोस्तों E के बारे में तो हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी और इस लॉन्ग वीडियो में भी। E जो है हमारा मूल आवेश है और इसकी वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। अब बात आती है जब ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने लगो प्यारे दोस्तों, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी आपको पूछ लेता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति आप बता दीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो बताइएगा कि प्रकृति धनावेश है, अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो तो बताइएगा प्रकृति ऋणावेश है।
और यहाँ जो मैंने बात बताया इसके लिए बताया प्यारे दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन कभी भी भिन्नात्मक स्थानांतरित नहीं होते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर कभी 4.5, 5.5, 10.5 नहीं जाते हैं। अब यदि मैं इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं इस मार्कर का देना चाहूँगा। आप मार्केट से इस मार्कर को किस रूप में पा सकते हैं? या तो 1 मार्कर पाओगे, या 2 मार्कर, या 3 मार्कर, या 4 मार्कर। आप जाओ कह दीजिए हमें 4.5 मार्कर दीजिए, तो दुकानदार थप्पड़ लगा के भेजेगा। 4.5 मार्कर आधा आपको काट के दे क्या? नहीं देगा प्यारे दोस्तों। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कभी भी आवेश भिन्नात्मक स्थानांतरित नहीं होता है। तो शायद अब समय हो गया है प्यारे दोस्तों वीडियो को समाप्त करने का, काफ़ी समय भी हो गया है, तो चलते हैं यार। तो लेकिन प्यारे दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, क्योंकि प्यारे दोस्तों रात्रि के इस समय 11:30 12 बज रहे हैं प्यारे दोस्तों, और मैं इस रात्रि में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज़ प्यारे दोस्तों आप मेरा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। तो दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।